राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीत सत्र की शुरुआत होने से पहले देश व सांसदों को मीडिया के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सांसदों से सकारात्मक रूप से संसद में उपस्थित सभी बिलों पर चर्चा करने और अपने विचार रखने की अपील की। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसमर्पण की भावना से यदि कार्य किया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी फेल हो जाती है। उन्होंने नई संसद के पहले बड़े सत्र को देखते हुए सुधार के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों, सांसदों और मीडिया कर्मियों से इस अवसर पर सुझावों का स्वागत भी किया। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवीय के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहे, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ, तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं। और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं। और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूँ, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी
उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है। देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूँ। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में ये भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मौसम नूर द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में अपने संबोधन के माध्यम से दिया। इस अवसर पर उन्होंने यह स्वीकार किया कि सिंधु गंगा क्षेत्र में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले देश में स्वच्छ पानी को जांचने की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज भूमिगत स्तर पर और लैबोरेटरियों की स्थापना के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। So the source of arsenic in groundwater has been traced to the drainage pattern of Ganga Brahmaputra Delta, and since water quality in interstate rivers are under Central Pollution Control Board, my question is what concrete steps have been taken to solve this problem? आज़ादी के बाद से लेकर के 2019 तक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, देश में पीने के पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जल शक्ति अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही हैं कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़ करके 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी की लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी, माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज़्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए,
लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ में पिछले वर्ष में देश में 1,73,00,000 से ज़्यादा पीने के पानी के टेस्ट हुए हैं और उसके गुणवत्ता को तुरंत जो है, अगर उसमें कोई एडवर्सिटी मिलती है, केवल आर्सेनिक नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई एडवर्सिटी है तो इसको इमीडिएटली एड्रेस करने की व्यवस्था हमने की है। साथ ही साथ में हम अपनी वेबसाइट पे एक सिटीजन्स कॉर्नर भी इस तरह से खड़ा कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था हम करने वाले हैं ताकि देश में तुरंत इस तरह की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य से कहूँगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एकमात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the Ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Thank you. ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज़ को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा पेश किए गए पोस्ट ऑफिस बिल के विरोध में संसद में अपने विचार रखे। बिल के प्रावधान नंबर 9 और 10 का विरोध करते हुए सांसद ने कहा कि बिल आने के बाद भारतीय डाक सेवा के निर्धारित अधिकारी के पास किसी का भी पत्र व कुरियर खोलने की शक्ति आ जाएगी। उन्होंने इन प्रावधानों को निजता का उल्लंघन करार दिया और इस संबंध में कुछ दिन पूर्व हुए एप्पल हैकर कांड की जांच राज्यसभा उपाध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति या संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग भी की। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। सर, ये कानून को अगर बारीकी से पढ़ा जाए तो इसमें दो बड़े खतरनाक प्रावधान हैं, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ये ऐसे खतरनाक प्रावधान हैं जो भारतीय डाक सेवा को, इंडियन पोस्टल सर्विस को इतनी शक्तियां दे देंगे कि वे किसी भी शिपमेंट को, कंसाइनमेंट को, पोस्ट कोड चिट्ठी को खोलकर उसे सीज कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसके सब्सिक्वेंटली जो एक्शन उस पर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर, कोई दायरा, कोई क्राइटेरिया बिल्कुल भी इस पूरे कानून में नहीं लिखा गया है। मैं पहले सेक्शन 9 पढ़ के सुनाना चाहूंगा, फिर विस्तार से अपनी बात रखूंगा। सेक्शन 9 कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज एनी आइटम इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्टेड, ओपनड or detained in the interest of 1. security of state, 2. friendly relations with foreign states, 3. public order, 4. emergency, and 5. upon the occurrence of any contravention of any provisions of this act or any other law for the time being in force. यानी कि इन 5 सिनेरियोज में पूरी शक्ति है इंडियन पोस्टल ऑफिस को कि वो किसी के भी डाक को या कंसाइनमेंट शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, खोल सकती है। इसमें 7 बड़ी समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है बिग ब्रदर सिंड्रोम, यानी कि हर तरीके से अपने नागरिकों पर सर्वेलेंस रखना, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्र में क्या लिखकर भेज रहे हैं, उस पर सरकार की आंखें रहें, सरकार को मालूम रहे। ये एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है जिससे ये बिल पूरी तरीके से पीड़ित नजर आता है सर। दूसरा सबसे बड़ा इसमें जो समस्या निकल कर आती है वो ये है कि ये बिल प्रोसीजर स्पेसिफाई करने में फेल हो जाता है कि वो कौन से ऐसे प्रोसीजर है जिसके तहत
आप किसी डाक को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। ये एक आर्बिटरी शक्ति नहीं हो सकती है, ये शक्ति निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसे कौन से इमरजेंसी या फ्रेंडली स्टेट्स को आप फायदे पहुंचाने चाहते हैं जिसके चलते, या खास तौर पे किसी भी प्रावधान, किसी भी कानून का कोई वायलेट होता है तो वो आपको शक्तियां दे देता है कि आप किसी की भी डाक रोक लें। ये इसमें दूसरी बड़ी खामी है सर। तीसरी बड़ी खामी है कि जिन ग्राउंड्स को स्पेसिफाई किया गया है कि किन ग्राउंड्स के तहत आप किसी के भी डाक को या शिपमेंट को खोल सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो ग्राउंड्स बहुत वेग हैं। वो किसी भी शिपमेंट को रोकने के लिए या किसी भी कंसाइनमेंट या चिट्ठी या डाक को रोकने के लिए कोई भी कानून पकड़कर या कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आप उसे रोक सकते हैं। इतने वेग ग्राउंड्स ये कानून भारतीय डाक सेवा को देने जा रहा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा जो इस बिल से है कि जो अफसर इसको इंटरसेप्ट करेगा या कॉन्फिस्केट करेगा, अगर वो अफसर गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसे पूरी आजादी है। पांचवा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सर इसके साथ एक और मैं खतरनाक चीज बताना चाहूंगा कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है, ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी का एक हाल ही में वायलेशन मेरे साथ और इस सदन के कई सदस्यों के साथ हुआ, जब हमें अपने स्मार्टफोन पर, एप्पल के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिस नोटिफिकेशन में सर ये लिखा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने आपके फोन को इन्फेक्ट कर दिया है और इसके जरिए वे आपके कैमरा, आपके माइक, फोन का जो माइक होता है और फोन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो है उसके निगरानी में आ जाते हैं, उसकी पोजीशन में आ जाते हैं। ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं सर, देश के कई सांसदों के साथ हुआ। और दिलचस्पी की बात यह है और खतरनाक बात मैं कहूं वो ये है कि ये सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ, ऐसा जानकारी आई और इसमें एक शायद सत्ताधारी पक्ष के भी सांसद थे। ज्यादातर जो लोग इसमें पाए गए, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके मुताबिक विपक्ष के या सरकार के आलोचक थे। ये एक बड़ा खतरनाक हमला फोन्स पर हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इसमें जांच करे, आपके अध्यक्षता में सर वो जांच हो सके तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो कि किस प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स पेगासस नाम की और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर फोन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बिल का मैं विरोध करता हूं और चाहूंगा कि ये जो एप्पल का नोटिफिकेशन यहां बैठे कई सांसदों, विपक्ष के सांसदों के फोन पर आया, उसके बारे में सरकार कुछ अपनी बात भी रखे और इस पर जांच भी बिठाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 राज्यों के चुनावों में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा अध्यक्ष के रूप में सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद किया और कहा कि यह मोदी है तो मुमकिन है को साबित करने वाले नतीजे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी अपने संबोधन में धन्यवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समाज के सभी वर्गों का समर्थन इन चुनाव में प्राप्त हुआ है। आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का
आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी। यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबके समाज का सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए। मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है, और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह शहर में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन को संबोधित किया। इस अवसर के अंतर्गत सरकार के सभी विभागों के शिविरों को प्रदेश के प्रत्येक जिले के पंचायत, गांव और वार्डों में लगाया गया है। जनता को इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी प्रदेश के कई लोग ऐसे हैं जो अपने अधिकारियों को नहीं जानते, लेकिन सरकार अब सभी अधिकारियों और सरकार की योजनाओं की गठरी जनता के पास भेज रही है। मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए अपने अपने हिस्से की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी प्रदेश के नागरिकों से की। हम जगह जगह पर जाकर जो वर्तमान सरकार के द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम भी देखते हुए चल रहे हैं। यहाँ जो ये शिविर लगा है, ये शिविर सिर्फ यहीं पर नहीं है, कई शिविर लगभग आपके जिले के सभी प्रखंडों में आज भी शिविर चल रहा है। आज भी वहां पर इतने ही लोग जमा है। आज यहाँ बगल में आपके इस झंडा मैदान में मुझे लगता है पहली बार इस तरीके का एक भव्य आयोजन हुआ है कार्यक्रम, जहां सभी विभागों ने अपना अपना एक छोटा सा दफ्तर यहाँ पर आपके लिए खोल के रखा है। शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग, सभी विभाग लगभग यहाँ, कल्याण विभाग, सभी विभाग का छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है। और इस स्टॉल में आप जाएंगे और इसी स्टॉल में सब लोगों का हुजूम भी लग रहा है और सब लोग अपने लिए उस विभाग में क्या है वो खोज खोज करके ले जाने का काम कर रहा है। आज ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है। कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा अलग राज्य होने के बाद कि कभी पदाधिकारी गांव में जाकर के, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान करता हो, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए तनख्वाह देती है।
तो पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए है और आज इसीलिए हम लोगों ने सरकार जो योजना आपके लिए बनाती है इसका गठरी बांध बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। इस राज्य में लगभग 80% आबादी हमारा गांव में बसता है और गांव ही हमारा जड़ है इस राज्य का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण लीग खेल समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पंचम अखिल भारतीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत व सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले एक दशक में खेल के क्षेत्र में हुए बेहतरीन प्रयासों की चर्चा की और कहा कि खेलो इंडिया, सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे प्रयासों के कारण ओलंपिक्स, एशियन खेलों में भारत को सफलता के नए शिखर छूने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर मैं खेल विभाग को और आयोजकों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गत कई वर्षों से इस अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन वे यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और इसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों की संख्या और युवाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में हो रही है। हम सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से एक पहचान दिलाता है समाज को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। उस सामर्थ्य की पहचान लगातार उनकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। टीम भावना हो और परिश्रम हो तो परिणाम हमारे पास आएंगे। यहाँ पर अभी मैं देखा जिस टीम के पास टीम वर्क था, बेहतर प्रबंधन था, नियमित प्रैक्टिस थी, बहनों आज देश खेल और खेल प्रतियोगिताओं में काफी आगे बढ़ा है। पिछले 9-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से देश के अंदर खेल और खेल की गतिविधियों में बहुत तेज वृद्धि हुई है। बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं सामने, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उन परिणामों से आज यह देश लगातार लाभान्वित हो रहा है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, खिलाड़ियों की प्रतिभाग करने की संख्या और देश को प्राप्त होने वाले मेडल की संख्या से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें खेलो इंडिया, खेलो सांसद खेल प्रतियोगिता, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ हर जिले के अंदर भी स्पोर्ट्स के जो सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां भारत सरकार इसमें योगदान दे रही है, वही साथ ही साथ प्रदेश सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण खेलकूद लीग प्रतियोगिता का भी शुभारंभ आज हो रहा है। मेरी अपील होगी प्रदेश भर के सभी विकास खंडों में जुड़े हुए खिलाड़ियों से, 3 श्रेणियों में कार्यक्रम होने हैं, इसकी भी प्राइस अच्छी होनी चाहिए और विकास खंड स्तर पर, जनपद स्तर पर, जोन स्तर पर हम उनके लिए भी सर्टिफिकेट और पुरस्कार की व्यवस्था करें। प्रदेश स्तर पर भी उनके लिए हैंडसम पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए इन सभी प्रतियोगिताओं के लिए, जिससे प्रदेश के अंदर अच्छे खिलाड़ियों की टीम आगे बढ़ सके, उन्हें प्रोत्साहित हम कर सके और वे किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य को सम्मान दिलाने में अपना योगदान दे सकें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।